और हम आज जिस फसल के बारे में बात करेंगे वो है गेहूं की उन्नत खेती, जो कि निम्नलिखित बिंदुओं पर हम जानकारी प्रदान करेंगे। सामान्य जानकारी, जल प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई रेखा, खरपतवार प्रबंधन, कीट एवं व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन एवं आर्थिक समीक्षा। गेहूं भारत में रबी की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश गेहूं के मुख्य राज्य हैं और मध्य प्रदेश भारत में गेहूं का पहला प्रमुख उत्पादक राज्य है। विश्व में धान के बाद गेहूं दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। गेहूं की दो प्रजातियां पाई जाती हैं। एक तो चपाती वाला गेहूं जिसको बोलते हैं हम ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसमें तो गुणसूत्र है वो 2n बराबर 42, और दूसरा होता है ड्यूरम 2n बराबर 28। जो एस्टिवम है वो चपाती वाला गेहूं है और जो ड्यूरम है वो कठिया गेहूं जिसको हम बोलते हैं मालवी गेहूं बोलते हैं, जो कि कारखानों में वैल्यू एडिशन के लिए ब्रेड, बिस्किट और हम जो बाफले या बाटी बनाते हैं उसके लिए सबसे उपयुक्त गेहूं की जो दूसरी जो स्पीसीज है जिसको बोलते हैं ट्रिटिकम ड्यूरम, ये सबसे उपयुक्त मानी गई है। इस पर काफी अनुसंधान कार्य भी गेहूं अनुसंधान केंद्र से प्रतिवर्ष किए जा रहे हैं। गेहूं में ग्लूटीन अधिक होता है जिसके कारण उसकी फूलने की क्षमता बढ़ जाती है। गेहूं में जो प्रोटीन होता है उसमें थायमीन और नियासिन प्रचुर मात्रा में होता है। मध्य प्रदेश में गेहूं की औसत उत्पादकता 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ है। अब मिट्टी जो है अच्छे जल निकास वाली जो मिट्टी होती है, मध्यम काली मिट्टी गेहूं के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। पीएच मान गेहूं में 6 से 7 का होना चाहिए जिसमें सारे पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। गेहूं की जो एस्टिवम है जिसको हम खाते हैं चपाती के लिए, उसके सबसे अच्छी होती है HI 1544, GW 322, GW 273, ये गुजरात की वैरायटी है, और HI जो है वो इंदौर की है। HI 1531 चंदोसी, नवीन चंदोसी 1418 और पूसा 111, पूसा अनमोल, हर्षिता, अमृता एक पानी वाली प्रजातियां हैं। और उसके बाद जो कठिया गेहूं है उसमें जो पूसा तेजस है, पूसा तेजस है, मालो शक्ति है, ये सबसे अच्छी प्रजातियां हैं, उन्नत प्रजातियां हैं जो कि ड्यूरम गेहूं लगाने के लिए उपयुक्त है। गेहूं की फसल 4 महीने में पककर तैयार हो जाती है। बीज दर जो होता है वो गेहूं का अगर हम समय पर बुआई करते हैं तो 40 किलो प्रति एकड़, पछेती बुआई के लिए 60 से 70 किलोग्राम प्रति एकड़, और अगर वर्षा आधारित गेहूं है मतलब जो रेनफीड गेहूं है, जो बरानी गेहूं है, उसके लिए 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ जो है वो गेहूं का बीज दर होता है। अब जलवायु और तापमान जो होता है उसमें गेहूं जो होती है वो ठंडी एवं शुष्क जलवायु की उसमें आवश्यकता होती है। अंकुरण में जो तापमान होता है वो 20 से 25 डिग्री, वृद्धि एवं उचित तापमान वृद्धि के लिए 25 डिग्री, पकते समय 28 से 32 डिग्री, और आर्द्रता जो होती है वो 50 से 60 डिग्री होना चाहिए। किसान भाई, हम ये बात हमारे कृषक बंधुओं से सुनते हैं और सुनते आए हैं। जब भी हमारा जो खोपरे का तेल है जब वो पिघलना बंद हो जाता, ठोस होने लगता है, वो सबसे उपयुक्त समय माना जाता है गेहूं की बुआई करने का। अब जो बुआई का समय है गेहूं का वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर होता है। जो बरानी गेहूं है जो कि वर्षा पर आधारित है उसको जल्दी बो देना चाहिए। उसके बाद में जो गेहूं सिंचित गेहूं होता है वो जो है उसको हम नवंबर माह में भी उसको बो सकते हैं। कुछ जो निवाड़ अंचल के हमारे कृषक बंधु हैं वो कपास निकालने के बाद भी गेहूं की बुआई करते हैं। बीजोपचार सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण गेहूं में, क्योंकि गेहूं में जितने भी रोग आते हैं वो बीज जनित होते हैं। इसके लिए गेहूं के जो बीज हैं उन्हें कार्बोक्सिन थायरम से उपचारित करना चाहिए। टेपुकोनोजोल जो होता है जो फफूंदनाशक है उससे भी उपचारित करना चाहिए। इसमें आजकल रस शूसक कीटों का प्रकोप गेहूं में होने लग गया है, इल्ली का भी प्रकोप होने लग गया है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि गेहूं के जो बीज हैं उन्हें कीटनाशक, फफूंदनाशक, उसके बाद में हमें इस अगर लगे तो हम एज़ोटोबैक्टर का भी हम इसमें उपयोग कर सकते हैं, पीएसबी का भी उपयोग कर सकते हैं, एजोस्पाइरिलियम का भी जैविक के रूप में हम इसका बीजोपचारण कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो गेहूं बोने की जो विधियां हैं वो है छिड़कवा विधि, हल के पीछे कूड़ में बोनी। हल के पीछे कूड़ में बोनी मतलब जो बैल जोड़ी का हल होता है उसमें दुफन होता है, एक से खाद गिरती है और एक से
बीज गिरता है तो सबसे पहले खाद गिरेगी, उसके बाद में बीज गिरेगी, क्योंकि खाद हमेशा बीज के नीचे होना चाहिए। फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल, फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल जो कि ट्रैक्टर के पीछे लगा के जिसमें बुआई और खाद दोनों एक साथ चलती है। ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति, अब जो मशीनें अभी आ रही हैं, अभियांत्रिकी के माध्यम से जो मशीनें आ रही हैं, वो ऐसी मशीनें आएंगी जो कि बेड भी बनाएगी और साथ साथ खाद भी डालेगी और बुआई भी करेगी। संभवतः हो तो ऊंची बेड पर गेहूं की बुआई हम करें, उसको गेहूं को हमें हाथ से बोना पड़ेगा, लेकिन अगर हमको उसके नतीजे देखने हैं तो कुछ किसान भाई उसको रेज बेड पद्धति से भी लगा सकते हैं। शून्य कर्षण विधि जो होती है उससे भी होता है, और गेहूं सघनीकरण जो पद्धति जिसको हम श्री विधि बोलते हैं, श्री विधि से गेहूं की बोनी करना सबसे अच्छा होता है। श्री विधि की खेती करने से किसान भाइयों को 10 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ की तुलना में अधिक उत्पादन मिलता है। उसके बाद जो बीज दर है वो भी उसका आधा बीज लगता है, 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ ही इसमें बीज लगता है। और अगर संभव तो हो सके तो किसान भाई इस विधि से गेहूं की बोनी कर सकते हैं। गेहूं जिन किसान भाइयों के पास छोटे रकबे हैं वो श्री विधि से गेहूं की बोनी कर सकते हैं, उससे उनको उत्पादन और उनको बीज दर में भी बहुत बड़ा फायदा होगा। सीड ड्रिल या जीरो टिलेज, जीरो टिलेज का मतलब ये होता है कि जो हमारी जो खरीफ की फसल है इसको निकालने के बाद सीधे सीधे अगर हम उसकी बुआई कर देते हैं तो जीरो टिलेज भी जो है वो काफी अच्छा माना जाता है, जिससे कि जमीन की जो संरचना है वो हमेशा अच्छी होती है। अब हम बात करेंगे फसल का उत्पादन कैसे बढ़ाएं। अभी हमने बात की थी कि गहरी जुताई करें, उसके बाद अंतिम जुताई के पहले मिट्टी परीक्षण कराएं, रोटावेटर करने से पहले गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास माध्यम कल्चर से उपचारित करें, अच्छी प्रजाति का चुनाव करें और बीज उपचार जैविक या रासायनिक पद्धति से करें। रोपण की बुदाई ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति से संभव तो करें। पानी का प्रबंधन टपक सिंचाई और मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति से करें। मिनी स्प्रिंकलर गेहूं में बहुत अच्छा काम करता है, खास करके अभी हम आगे बात करेंगे कि मिनी स्प्रिंकलर लगाने से गेहूं में फायदा क्या होता है। समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन को अपनाएं। उसके बाद में गेहूं फसल की जो रोपण विधि है उसे पंक्ति से पंक्ति दूरी 22.5 सेंटीमीटर, स्तंभों के बीच की दूरी मतलब लैटरल से लैटरल 45, पौधों से पौधे की दूरी 20, बुआई की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर, ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे कि गेहूं में जो हम जो छोटा फुव्वारा लगाते हैं, मिनी स्प्रिंकलर जो लगाते हैं, उसको हमें 12x12 मीटर के ऊपर या 10x10 मीटर के ऊपर लगाना चाहिए। इस पद्धति को अगर हम गेहूं में लगाते हैं तो खास करके जो मार्च के महीने में नमी का ह्रास होने लगता है, ऐसी परिस्थिति में जो मिनी स्प्रिंकलर जो गेहूं में हम लगाते हैं बहुत अच्छा फायदा गेहूं में देता है। तने में गांठ मुख्य जड़ बनते समय ये जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं ये बहुत जरूरी होती है गेहूं में। सबसे पहला पानी जो है वो CRI में देना है, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। जो जड़ होती है उसमें क्रांतिक जड़ निकलती है। कलियों के समय, गांठ बनते समय, फूल आते समय, दूध बनते समय और दाना पकते समय हमें इसमें सिंचाई देना होती है। गेहूं में जो सिंचाई की विधियां हैं, बाढ़ सिंचाई पद्धति, ड्रिप सिंचाई पद्धति और फव्वारा सिंचाई पद्धति, तीनों जो पद्धति हैं उसमें धीरे धीरे अभी हरियाणा, पंजाब जो राज्य हैं वहां पर ड्रिप सिंचाई पद्धति और फव्वारा सिंचाई पद्धति से गेहूं में 80% पानी की बचत हो रही है और दूसरा गेहूं की गुणवत्ता भी काफी अच्छी होती जा रही है। ड्रिप सिंचाई के लिए जो समय तालिका है वो 1 से 15 दिन, 16 से 45 दिन, 40 से 75 दिन, 76 से 105 दिन, 106 से 135 दिन में हमें पानी इसको देना है। जो पानी है कितनी देर देना है वो हमको जो है जितने ड्रिपर हमारे खेत में लगे हैं, जितने हमारे पास स्प्रिंकलर सेट्स लगे हैं, उन जो चिड़िया हैं उनको उससे अगर हम भाग देंगे तो निश्चित रूप से हम बता पाएंगे कि हमको कितनी देर। लेकिन अगर हम देखें तो गेहूं को मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई से रोज 10 से 15 मिनट का पानी सुबह या शाम को हमको देना चाहिए। खास करके जब अत्यधिक ठंडी पड़ने लगती है, तापमान बहुत नीचे आता है, उस समय ये जो मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई है ये आर्द्रता को बढ़ा देती है, जिससे कि किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। खरपतवार गेहूं में बहुत जरूरी है,
खास करके जो पारंपरिक विधि है, यांत्रिक विधि है, कोनो वीडर आप जो देख रहे हो, इससे हम जो है उससे जो हाथ से चलित होता है, इससे भी हम निकाल सकते हैं। यांत्रिक विधि अपना सकते हैं और रासायनिक विधि गेहूं में अपना सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उसे 30 दिन की जब गेहूं होती है 30 से 35 दिन तक ही हमें रासायनिक खरपतवार नाशकों का उपयोग करना है। जैसे 2,4-D है, 2,4-D जो होती है ये चौड़ी पत्ती के खरपतवार जैसे हमारा बथुआ वगैरह है, इसके ऊपर हम नियंत्रण पाने के लिए, उसके बाद जो ये दवाइयां मेटसल्फोराल मिथाइल जो दवाइयां हैं जो हमें, क्योंकि गेहूं एक दलहनी फसल है इसके लिए हमें चुनिंदा खरपतवार नाशक का ही हमको उपयोग करना है। कीट एवं व्याधि प्रबंधन, गेहूं में भी आजकल कीट का प्रकोप होने लग गया, जैसे आर्मी वर्म है, तना छेदक है, इनके लिए जो दवाइयां अनुशंसित की गई है उसका हमको नियमित रूप से और संतुलित रूप से उपयोग करना है। कटवर्म जो होता है वो भी गेहूं में आता है, इसके लिए हमें ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं जमीन से और छिड़काव भी कर सकते हैं, जैसे कार्बोसल्फान है, क्लोथियानडीन है, क्लोरेंट्रीप्रोल है, मेट्रिलिजीम है। दीमक का प्रकोप गेहूं में होता है, इसके लिए हमने जो दवाइयां आपको बताई गई है उन दवाइयों का समय से अगर आप उपयोग करेंगे तो आप दीमक के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। माहू का भी आजकल रूट एफिड जो होता है, जड़ में भी लगता है रूट एफिड, इसके लिए हमको इमीडिया क्लोप्रिड जो होता है उसको हमें उसकी ड्रेंचिंग अगर हम करेंगे तो माहू के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। शूट फ्लाई भी आजकल गेहूं में आने लग गया, जो कि डेड हार्ड बनाता है, पूरे गेहूं को सुखा देता है नीचे से, शुरुआत की अवस्था में आता है। इसके लिए जो दवाइयां कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड, कार्बोफुरान, क्लोरोपाइरीफास, इनका हम उपयोग करें। जड़ माहू जो इसके बारे में अभी आपसे मैं बात कर रहा था, रूट एफिड जो गेहूं में अत्यधिक तादाद में आता है, उसके लिए हमें क्या करना है कि नीम ऑयल का जो है हम प्रति लीटर पानी में 5 मिली लेकर के उसको दें, इमीडिया क्लोप्रिड दें और थायोमिथेक्सेम जो दवाइयां हैं ये हम उसका अगर उपयोग समय से कर देंगे तो हम रूट एफिड के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। लगने वाले रोग भी गेहूं में उतने ही जरूरी हैं जितना कि उसके कीट हैं। रूट रॉट जो जड़ सड़न हो जाती है, इसके लिए दवाइयां हमको उपयोग करना है। फुट रॉट जो होता है गेहूं में, वो जो है विषाणु रोग है, इसके लिए हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फेटाइल जो होता है इससे हम इसका फॉस्फेटाइल से ड्रेंचिंग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा विरिडी, सुडोमोनास, थायोफिनेट मिथाइल, ये जो दवाइयां हैं ये दवाई का अगर हम उपयोग करेंगे तो फुट रॉट के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। लीफ ब्लाइट जो होती है ये भी गेहूं में आती है, इसमें जो दवाई है इसका हम समय से उपयोग करें। तना जंग जो होता है, तने में जो जंग लग जाता है, रस्ट जो रस्ट होता है, इसके लिए भी हमें जिस साल भी बारिश ज्यादा होती है उस साल ये बीमारियां आने लगती है। हिल बंट होती है, करनाल बंट जो होती है वो हमारे मध्य प्रदेश में नहीं होती, ज्यादा करके जो हरियाणा पंजाब, अगर वहां से अगर कोई बीज यहाँ आ जाता है तो उसमें ये करनाल बंट की शिकायत, जिसमें कि गेहूं के ऊपर एक प्रकार की गांठ बनने लगती है। ये जो कंडवा रोग होता है जिसको हम लूज स्मट बोलते हैं, इसमें पूरी बाली काली पड़ जाती है, बीज जनित रोग है, इसके लिए इसमें बीजोपचार का करना बहुत जरूरी है। खास करके कार्बोक्सिन और थायरम से हमको इसको उपचारित कर सकते हैं, इससे जो है ये लूस स्मट इस पे नियंत्रण पा सकते हैं। हेक्साकोनाजोल जिनब जो है उसका हम पर्णी छिड़काव करें, प्रोपिकोनाजोल का भी हम इसमें छिड़काव कर सकते हैं। जो इसमें पीला गेरुआ आता है सबसे ज्यादा गेहूं में आता है, जिस वर्ष में अत्यधिक वर्षा की स्थिति होती है, पानी जमने लगता है खेत में तो रस की शिकायत आती है। उसके बाद आता है पोषक प्रबंधन, गेहूं में बहुत जरूरी है। जैविक खाद जो है वो हम पहले ही डाल चुके हैं, जो सुपर फास्फेट है, पोटाश है, सूक्ष्म तत्व, जिंक सल्फेट है। गेहूं में जस्ते की कमी आती है, कॉपर की कमी आती है, जो सूक्ष्म पोषक तत्वों में कॉपर की कमी आती है, जस्ते की कमी आती है, तो हमें जस्ता जो है वो शुरू में ही हमको जिंक सल्फेट दे देना है। उसके बाद हम कॉपर का पर्णी छिड़काव उसके ऊपर कर सकते हैं जब गेहूं में बालियां आने लगती है। अभी जो फर्टिगेशन है ये हम ड्रिप सिंचाई का उपयोग कर रहे हैं तो हम फर्टिगेशन करें, जो कि मोनोअमोनियम फास्फेट और पोटाश जो होता है, जो सफेद पोटाश है, म्यूरिडा पोटाश, उसका हम जो है 60 से 120 दिन में 2 बार इसका उपयोग वेंचुरी या फर्टिलाइजर टैंक के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। कुछ आवश्यक बातें हैं, हम आपको जैसे बता रहे हैं कि जो ये जो खाद है इसको एक साथ मिला सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को मिला सकते हैं। और गेहूं के ऊपर कुछ पर्णी छिड़काव है, जैसे 19-19-19 से 13-40-13 है, 52-34 से पोटेशियम नाइट्रेट है। दूसरा हम गेहूं के ऊपर जिंक सल्फेट का भी छिड़काव, जो चिलेटेड जिंक आता है जो पानी में घुल जाता है चिलेटेड रूप में, उसका हम छिड़काव कर सकते हैं। कॉपर का छिड़काव गेहूं पे करना जरूरी हो जाता है, जब खास करके जब बालियां आने लगती हैं उस समय में जो है इसमें कॉपर की कमी, जब बालियां आ करके जब वो
पकने की अवस्था में होती है, उस समय में भी हम कॉपर सल्फेट जो होता है, चिलेटेड कॉपर जो है वो एक टंकी में करीब 40 ग्राम लेके इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। अब उन्नत खेती और परंपरागत खेती में हमने आपको पहले के कई संगोष्ठियों में, कई प्रशिक्षण में बताया कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो हम फव्वारा सिंचाई या ड्रिप सिंचाई का उपयोग करते हैं उसमें पानी की बचत 60 से 70% होती है, इलेक्ट्रिसिटी या ऊर्जा की बचत होती है, उसके बाद में खरपतवार और रोगों की कमी होती है, बेहतर गुणवत्ता और उपज होती है और श्रम की लागत भी कम से कम आती है। गेहूं का जो उत्पादन है वो जो एस्टिमम है, जो हमारा खाने वाला गेहूं है वो 10 से 15 क्विंटल प्रति एकड़, ड्यूरम या कटिया गेहूं होता है वो 18 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। गेहूं में किसान भाई ध्यान रखें, उत्पादन तो है ही, उत्पादन के साथ साथ जो गुणवत्ता होती है और जो पानी की बचत है वो सबसे बड़ा पैरामीटर है, सबसे बड़ा प्रिसीजन टेक्नोलॉजी है, सबसे बड़ी परिमितता जो होती है वो यही दो चीज होती है, पहली गुणवत्ता और दूसरा पानी की बचत, समय की बचत, पानी की बचत। और ये जो पानी की बचत है ये हम इस तरह की जो सिंचाई पद्धति जैसे फव्वारा सिंचाई है, और अगर हमारी मशीनें आगे आएगी तो किसानों को टपक सिंचाई भी लगाना गेहूं में आसान हो जाएगा। अब हम आर्थिक समीक्षा अगर गेहूं की करें तो सबसे पहले हम लागत देखते हैं। तो जो उन्नत खेती वो 17,300 रुपए है, अतिरिक्त खर्च जोड़ेंगे 19,030। परंपरागत खेती में देखें तो 8,800 रुपए। जो बरानी खेती से जो गेहूं किसान भाई करते हैं, खास करके जिसकी बोनी वो अक्टूबर माह में कर लेते हैं, किसी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं लगाते हैं, तो उनको अतिरिक्त खर्च जो होता है वो 9,680 रुपये आता है। अगर हम आय देखेंगे परंपरागत पद्धति से 14,715 रुपये आती है, अगर हम उसमें उन्नत खेती देखेंगे तो 23,285 रुपये। खास करके गेहूं में मैंने आपको पहले भी बताया कि गेहूं की फसल में हमें अगर हम चाहें तो गेहूं में हम ऑर्गेनिक पद्धति को ज्यादा से ज्यादा हम अपनाने की कोशिश करेंगे। संभव हो अगर हम गेहूं की बोनी हाथ से करें तो हम इसे इसमें टपक सिंचाई लगा सकते हैं। आने वाले वर्षों में अच्छी मशीनें आ जाएगी तो निश्चित रूप से हम इसे पूरी तौर से गेहूं को भी हम ड्रिप इरिगेशन के ऊपर ला सकते हैं। लेकिन फव्वारा सिंचाई आसान होती है। फव्वारा सिंचाई आप फ्लैट बेड पे भी कर सकते हैं, रेज बेड पे भी कर सकते हैं। अगर आपका फ्लैट बेड है, अगर आप समतल में भी अगर लगाएंगे तो भी आपको उससे अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो किसान भाइयों, मैं कहना चाहूंगा कि ये जितने भी तौर तरीके हैं, गेहूं जो होता है, गेहूं एक बहुत अच्छी फसल है। गेहूं को अंतर्वर्ती फसल के रूप में भी किसान दूसरी फसलें भी इसके बीच में, जैसे पंजाब के अंदर में भी गेहूं के बीच में किसानों ने प्याज लगा करके भी अच्छा उत्पादन लिया है। तो एक जो गेहूं भी जो है अंतर्वर्ती फसल के रूप में इसको प्याज के साथ लगा सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्याज भी जो है वो सूर्य के प्रकाश के प्रति कम संवेदनशील है, गेहूं भी जो है वो सूर्य के प्रकाश के प्रति कम संवेदनशील है। तो दोनों फसलों को हम कर सकते हैं। तो उद्यानिकी फसल, प्याज जो है वो उद्यानिकी फसल है और गेहूं हमारी खाद्यान्न फसल है। तो गेहूं की 6 या 7, 3, 4, 5, 6 लाइन के बाद प्याज की लाइन लगा सकता है किसान। कोशिश करे तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से ये काम हो सकता है। तो किसान भाई, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों का विराम दूंगा। अब मैं बताना चाहूंगा, सिर्फ आपको बताना चाहूंगा, जो फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे अगर मेरे किसान भाई जुड़ेंगे तो उन्हें हमारे वेंडरों के माध्यम से किसान भाई जुड़ेंगे तो उन्हें हर तरह की जानकारी, कृषि विशेषज्ञों का सहयोग, परामर्श, मिट्टी परीक्षण के आधार पर हम उन्हें समय समय पर जानकारी देंगे। मिट्टी परीक्षण के द्वारा उनकी रिपोर्ट के आधार पर उनको हम बताएंगे कि कौन सी फसल लगाना चाहिए। मौसम का पूर्वानुमान हम बताते हैं, आर्द्रता क्या होगी, तापमान कैसा होगा, बारिश कब आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। उसके बाद में मंडी रेट से हम उनको अपडेट करते हैं। आखिरी में एक बात कहना चाहूंगा किसान भाई, गेहूं कटने के बाद उसकी नरवाई को न जलाएं। नरवाई न जलाएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि नरवाई जलाने से जमीन में एक तरह से हम हमारी जमीन को जला रहे हैं। हमने सारे जितने भी हमारे लाभदायक जीवाणु हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टीरियम को खत्म कर रहे हैं, नाइट्रिफिकेशन को खत्म कर रहे हैं, डीनाइट्रिफिकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमें गेहूं काटने के बाद उसके ही समय तक उसको रोटावेटर कर देना है, जिससे कि जो गेहूं है वो कट करके नीचे जाएगा और उसमें एक प्रकार की लाभदायक जीवाणु अधिक से अधिक पनपेंगे। यही मेरे किसान भाइयों से आज के लिए इतनी ही बातें हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।